10 बड़े नेता जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बर्बाद हो गए। नंबर 10 अमर सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो कभी समाजवादी पार्टी की जान था। 1996 में वह समाजवादी पार्टी में आए। धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी बन गए। उद्योगपतियों से नाता, बॉलीवुड से दोस्ती, अमर सिंह की पहुंच हर जगह थी। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी में मुलायम के बाद जो नाम था वह अमर सिंह का था। 2008 में जब यूपीए सरकार पर भरोसे का मत आया परमाणु समझौते पर, तब बहुत कम लोग जानते थे कि सरकार बचेगी या नहीं। वह मत पारित हुआ। समाजवादी पार्टी ने यूपीए का साथ दिया। उस पूरे घटनाक्रम में अमर सिंह का नाम बार बार आया, लेकिन 2010 में पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ी। मुलायम और अमर सिंह के बीच दरार बढ़ी और उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो आदमी क्या करे, नई पार्टी बनाओ। 2011 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक मंच बनाई। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 360 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 360 पूरे यूपी में फैल गए। नतीजा आया 0 सीटें। 360 सीटें लड़ी, 360 उम्मीदवार खड़े किए और एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं। तुलना करें तो उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जिस पार्टी ने निकाला वह आसमान पर थी और जो पार्टी बनाई वह जमीन पर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2016 में अमर सिंह उसी समाजवादी पार्टी में वापस आए। मुलायम सिंह के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने। यानी जिसने दरवाजा बंद किया था उसी के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुल गया। 2020 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय लोकमंच उनके साथ ही इतिहास बन गई। अब नंबर 9 की बात करते हैं। इस नेता ने पार्टी तो बनाई, लेकिन अपनी ही पार्टी के टिकट पर कभी चुनाव नहीं लड़ा और जब किसी और पार्टी के टिकट पर लड़े तब भी हार गए। 5 दशक की राजनीति का ऐसा अंत, यह सुनकर यकीन नहीं होता। नंबर 9 शरद यादव। शरद यादव एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति के हर बड़े मोड़ पर मौजूद रहा। 1974 में जेपी आंदोलन से राजनीति में आए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने देश को बदल दिया था और उसी आंदोलन की उपज थे शरद यादव। 1974 में जबलपुर के छात्र संघ के नेता के रूप में पहचान बनाई। फिर 1977 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 6 बार लोकसभा सांसद बने। मंडल आयोग का दौर हो या गठबंधन की राजनीति का, शरद यादव हमेशा केंद्र में रहे। जनता दल से शुरुआत की, फिर जेडीयू बना। नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया। बिहार की राजनीति में जेडीयू को खड़ा करने में उनका बड़ा हाथ था। राज्यसभा में कई बार उनकी आवाज बुलंद रही। फिर 2017 में नीतीश कुमार ने जेडीयू को एनडीए में वापस ले जाने का फैसला किया। महागठबंधन से नाता तोड़ा। शरद यादव इसके खिलाफ थे, खुलकर बोले। नतीजा यह हुआ कि जेडीयू ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में राज्यसभा से निष्कासित करवा दिया। 2018 में उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी बनाई। और यहाँ एक अजीब बात है, एलजेडी ने कभी खुद किसी बड़े चुनाव में अकेले उम्मीदवार नहीं उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव बिहार के मधेपुरा से लड़े, लेकिन आरजेडी के टिकट पर। अपनी ही पार्टी का टिकट नहीं लिया, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के टिकट पर लड़े और वह भी हार गए। मधेपुरा वही सीट है जहां से वह पहले जीत चुके थे। 5 दशक की राजनीति, देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, खुद पार्टी बनाई और अंत में किसी और की पार्टी के टिकट पर हारे। 2023 में उनका निधन हो गया। एलजेडी बाद में आरजेडी में विलय हो गई। नंबर 8 पर जो नेता है उन्हें खुद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विदाई देते वक्त रुलाया था। पूरा सदन भावुक हो गया था। उसी नेता ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाई और जिस जमीन पर 10 को राज किया वहां एक भी सीट नहीं मिली। वह भी सुनते हैं। नंबर 8 गुलाम नबी आजाद। फरवरी 2021 राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ में बोले। बोलते बोलते खुद भावुक हो गए। आजाद साहब की आंखें भर आईं। पूरा सदन उस पल का गवाह था। यह दृश्य इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इसके 1.5 साल बाद यही आजाद साहब कांग्रेस छोड़ रहे थे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री, 2005 से 2008 तक। इससे पहले केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। कांग्रेस संसदीय दल के नेता रहे। 5 दशक की कांग्रेस यात्रा। अगस्त 2022 में उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लंबा पत्र लिखा। पत्र में पार्टी की कार्यशैली, चुनावी विफलताओं और नेतृत्व पर सवाल उठाए और फिर इस्तीफा दे दिया। यह पत्र राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा में रहा। सितंबर 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी बनाई। जम्मू कश्मीर उनका गढ़ था। वहां की राजनीति उन्होंने दशकों से समझी थी। हर जिले में उनके समर्थक थे। स्थानीय नेताओं ने उनके साथ आने का ऐलान किया। शुरुआत में लगा यह पार्टी वहां जरूर असर करेगी। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने 29 सीटें जीती। कांग्रेस, पीडीपी, आप सबने सीटें जीती। डीपीएपी 0 सीट। जैसे जम्मू कश्मीर में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जहां 10 को पहचान बनाई वहां एक भी सीट नहीं। 5 दशक की कांग्रेस यात्रा, 2 बार मुख्यमंत्री और पार्टी बनाने के बाद 0।
अगर वह कांग्रेस में ही रहते तो शायद आज भी एक बड़ा नाम होते, लेकिन यही राजनीति है, एक कदम गलत दिशा में और सब बदल जाता है। नंबर 7 पर जो नेता है वह 1965 की लड़ाई में भारतीय फौज में थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री बने, फिर अपनी ही सीट से हार गए। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हटाने में जिस नेता का हाथ था वह नेता भी बाद में उसी पार्टी से बाहर हो गया। नंबर 7 कैप्टन अमरिंदर सिंह, पटियाला के शाही परिवार से ताल्लुक, 1963 में भारतीय सेना में शामिल हुए, 1965 की लड़ाई में भाग लिया, बाद में राजनीति में आए, 2002 से 2007 तक पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 2017 में दूसरी बार। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उनके नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनी, लेकिन 2021 में पार्टी के अंदर हालात बदलने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कैप्टन और सिद्धू के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा, दोनों के बीच बयानबाजी बढ़ती रही। सितंबर 2021 में कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन से इस्तीफा लिया। 5 साल से ज़्यादा पंजाब चलाने वाले नेता को इस तरह जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और नवंबर 2021 में पंजाब लोक कांग्रेस बनाई। 2022 का पंजाब चुनाव आया। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। कांग्रेस सिमट गई और कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस, कैप्टन खुद पटियाला शहरी सीट से लड़े, हार गए। जिस पंजाब को 5 साल चलाया वहां की जनता ने नकार दिया। इसके बाद पंजाब लोक कांग्रेस को बीजेपी में मिला दिया और खुद भी बीजेपी में शामिल हो गए। एक मुख्यमंत्री जिसने नवंबर 2021 में पार्टी बनाई, मार्च 2022 में खुद हारे और फिर पार्टी मिटा दी। कुल मिलाकर यह सफर कुछ महीनों का था। और अब नंबर 6 की तैयारी करिए। यह नेता 30 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बना था, लेकिन उससे भी पहले 26 साल की उम्र में लोकसभा का सबसे युवा सांसद बना था और 5 साल बाद यही नेता अपनी सीट से इतने कम वोटों से हारा कि जमानत भी नहीं बची। यह गिरावट समझने के लिए पहले उसका उठान समझना होगा। नंबर 6 दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में चौटाला परिवार, यह नाम दशकों से राजनीति की धुरी रहा है। दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के पोते अजय चौटाला के बेटे। 2014 में जब दुष्यंत पहली बार हिसार से लोकसभा चुनाव लड़े तब उनकी उम्र थी 26 साल। वह उस चुनाव में लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने। उस वक्त बड़े बड़े नेताओं ने उनकी तारीफ की, लेकिन पारिवारिक विवाद ने सब बदल दिया। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय और अभय के बीच खींचतान बढ़ी। 2018 में दरार इतनी बड़ी हो गई कि अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत ने INLD छोड़ दी। दिसंबर 2018 में दुष्यंत ने जननायक जनता पार्टी JJP बनाई। 2019 का हरियाणा चुनाव आया। JJP ने 10 सीटें जीती और उस चुनाव में न बीजेपी को न कांग्रेस को बहुमत मिला। बिना JJP के सरकार नहीं बन सकती थी। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 30 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बने। हरियाणा की राजनीति में इतनी कम उम्र में यह पद बहुत बड़ी बात थी। फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ 2020-21 में। JJP ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। हरियाणा के जाट मतदाता जो JJP के रीढ़ थे नाराज होने लगे। मार्च 2024 में बीजेपी JJP गठबंधन टूट गया। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। JJP ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, नतीजा 0 सीट और दुष्यंत खुद उचाना कलां सीट से लड़े, चौथे स्थान पर रहे, मात्र 7900 वोट, जमानत जब्त। जो INLD वहां कभी 19 सीटें जीती थी वह भी इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती। मतलब एक पूरा वोट बैंक जो JJP के लिए आया था वह बिखर गया। 5 साल उप मुख्यमंत्री से जमानत जब्त तक। नंबर 5 की जो कहानी है वह एक ही घर की 2 अलग अलग किस्मतों की कहानी है। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई। एक ही पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आई, दूसरे की पार्टी 0 पर आ गई। और दिलचस्प बात यह है जो 0 पर आया वह शुरुआत में सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। नंबर 5 राज ठाकरे, ठाकरे परिवार। महाराष्ट्र की राजनीति में यह नाम एक विरासत है। राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे, शिवसेना में युवाओं के बड़े नेता। उनकी बोलने की कला की तुलना खुद बाल ठाकरे से की जाती थी। महाराष्ट्र में उनकी रैलियां लाखों की भीड़ खींचती थी। शिवसेना में उनका रुतबा था, लेकिन बाल ठाकरे के बाद पार्टी की कमान को लेकर जो खींचतान हुई उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी बढ़ती गई। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बनाई। 2009 का पहला चुनाव आया। MNS ने 13 सीटें जीती। पहले ही चुनाव में 13 सीटें, यह छोटी बात नहीं थी। कई जानकारों ने कहा कि MNS ने शिवसेना और कांग्रेस राकांपा दोनों के वोट काटे, लेकिन उसके बाद का सफर 2014 में 1 सीट, 2019 में 1 सीट और 2024 में 0 सीट, 13 से 1 से 0, 15 साल में यह सफर पूरा हुआ। और उधर उनके भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देखिए।
2022 में वह पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। एकनाथ शिंदे बड़ा धड़ा लेकर बीजेपी के साथ चले गए। उद्धव को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों खोने पड़े। लेकिन 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे के गुट ने नए नाम के साथ 20 सीटें जीती। एक ही विरासत, एक ने 20 सीटें जीती, दूसरे की पार्टी 0 पर आ गई। नंबर 4 पर एक ऐसे नेता की कहानी है जो एक नए राज्य के निर्माता थे। उस राज्य को बनाने के लिए बरसों लड़े, भूख हड़ताल पर बैठे और फिर उसी राज्य ने उन्हें नकार दिया और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का सपना देखा था। एक साल में दोनों सपने टूट गए। नंबर 4 के चंद्रशेखर राव, केसीआर, पूरा नाम कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। तेलुगु देशम पार्टी में रहे, लेकिन 2001 में इन्होंने टीडीपी छोड़ी और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस बनाई। एक मकसद के साथ, तेलंगाना को अलग राज्य बनाना। यह आसान लड़ाई नहीं थी। 2004 में उन्होंने भूख हड़ताल की, उनकी सेहत बिगड़ी, देश भर में चर्चा हुई, हड़ताल टूटी, लेकिन आंदोलन नहीं। वर्षों की लड़ाई के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना और उसी साल हुए पहले चुनाव में टीआरएस ने 119 में से 63 सीटें जीती। केसीआर पहले मुख्यमंत्री बने। 2018 में दोबारा जीते, लगातार दूसरी बार। 2022 में उन्होंने पार्टी का नाम बदला तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बीआरएस। राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का इरादा साफ था। अन्य राज्यों में भी पार्टी फैलाने की कोशिश शुरू हुई। फिर 2023 का अंत आया। दिसंबर 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने बीआरएस को हरा दिया। 10 साल का राज खत्म और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को 0 सीट। जिस तेलंगाना के लिए बरसों लड़े, भूख हड़ताल की, आंदोलन किया, उसी तेलंगाना ने 2024 में बीआरएस को शून्य कर दिया। राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना था, नतीजा राज्य भी गया, लोकसभा भी। नंबर 3 पर जो कहानी है वह संख्या में देखेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। एक नेता जिसने 2019 में 175 में से 151 सीटें जीती थी और 5 साल बाद 11 सीटें, यानी 140 सीटों का नुकसान एक ही कार्यकाल में। यह गिरावट आखिर क्यों हुई, वह भी सुनिए। नंबर 3, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी की कहानी समझनी है तो पहले उनके पिता की बात करनी होगी। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2004 में कांग्रेस को आंध्र में भारी जीत दिलाई। वाईएसआर के नाम से मशहूर, गांव-गांव में उनकी लोकप्रियता थी। 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश सदमे में था। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी उस वक्त सांसद थे। पिता के जाने के बाद जगन ने मांग की कि उन्हें आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस ने नहीं माना। जगन ने 2010 में कांग्रेस छोड़ी, आंध्र प्रदेश में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की, पैदल गांव-गांव गए। 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। 2012-13 में 16 महीने जेल में रहे, अलग अलग मामलों में। जेल से निकले और राजनीति में डटे रहे। 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने 175 में से 151 सीटें जीती। जगन मुख्यमंत्री बने। यह प्रचंड बहुमत था। उस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ 23 सीटों पर सिमट गई थी। लगता था अगले कई चुनाव तक कोई टक्कर नहीं। 2024 का चुनाव आया। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने एनडीए, बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। वाईएसआरसीपी 151 से सीधे 11 सीटों पर आ गई। 140 सीटों का नुकसान एक ही कार्यकाल में। चंद्रबाबू नायडू फिर मुख्यमंत्री बने। 2019 में जो पार्टी आंध्र में अजेय लग रही थी, 2024 में वह 11 सीटों पर थी। राजनीति में कोई ताज हमेशा के लिए नहीं होता। नंबर 2 पर जो कहानी है वह शायद इस पूरे सूची में सबसे ज्यादा दर्दनाक है। एक नेता जिसने 1999 में पार्टी बनाई, 24 साल तक चलाई और फिर उन्हीं के भतीजे ने 40 विधायकों को लेकर न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले लिया। 83 साल की उम्र में अपनी ही पार्टी में अजनबी हो जाना, यह कैसा लगता होगा। नंबर 2, शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे लंबे अध्याय का नाम। 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 1978 में पहली बार, तब उनकी उम्र थी 38 साल। देश के रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे। 6 दशकों की राजनीतिक यात्रा। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बनाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकारें चलाईं। 24 साल तक पार्टी को खड़ा रखा। फिर जुलाई 2023 आया। उनके भतीजे अजित पवार, जो एनसीपी के बड़े नेता थे, कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर पार्टी से बगावत कर दी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। यह बड़ा झटका था, लेकिन असली मार अभी आनी थी। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों अजित पवार के गुट को दे दिए। 24 साल पहले जो पार्टी शरद पवार ने बनाई थी, अब वह उनकी नहीं रही। शरद पवार को अपनी ही पार्टी के लिए नया नाम लेना पड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद चंद्र पवार।
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार के गुट को सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि अजित पवार के गुट ने 41 सीटें जीती। 83 साल की उम्र में खुद बनाई पार्टी में अजनबी हो जाना, यह राजनीति का सबसे कड़वा सच है। और अब नंबर 1, वह नेता जो एक IRS अफसर था, सरकारी नौकरी छोड़ी, आंदोलन किया, पार्टी बनाई, 70 में से 67 सीटें जीती, 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। जेल से निकलकर कहा, जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता ने जो फैसला सुनाया वह अब देखते हैं। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल, एक IRS अफसर जिसने 2006 में सरकारी नौकरी छोड़ी, 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा बने। रामलीला मैदान भर गया था, पूरे देश ने टेलीविजन पर यह आंदोलन देखा। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने 28 सीटें जीती। पहले ही चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। फिर 2015 का चुनाव आया, 70 में से 67 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। यह दिल्ली के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। 2020 में भी 62 सीटें, 2022 में पंजाब में 117 में से 92 सीटें। ये उफान था, कहा जाने लगा आप अब राष्ट्रीय विकल्प बन सकती हैं। फिर मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भारत के इतिहास में किसी बैठे हुए मुख्यमंत्री की यह पहली गिरफ्तारी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको 3 सीटें मिली, तीनों पंजाब से, दिल्ली में 0। सितंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली शर्तों के साथ। उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, कहा जनता की अदालत में जाऊंगा। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता वापस ली। 2015 में जो पार्टी 67 सीटें जीती थी, 2025 में 22 सीटों पर आ गई। 2012 में आंदोलन से पार्टी बनी, 2015 में 67 सीटें, 2025 में 22 सीटें। 13 साल का यह सफर यहाँ है और यही इस पूरी सूची का सबसे बड़ा सबक है। राजनीति में जो सबसे तेज चढ़ता है, उसका उतरना भी उतना ही तेज हो सकता है।